हेलो स्टूडेंट, फिर से जीव जगत का वर्गीकरण लेकर के उपस्थित हूँ। आपने पहले पार्ट में पढ़ा कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है, जीव जगत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जिसमें अरस्तु का वर्गीकरण देखा आपने, द्विवर्गीकरण देखा, त्रिवर्गीकरण देखा और 5 वर्गीकरण आपने देखा व्हिटेकर के आधार पर, जिसमें 5 जगतों में आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंत जगतों को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम सभी जगतों को सीरियल वाइज पढ़ेंगे, उनके लक्षण को पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से जीव जीवाणु आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब हम पहला जो जगत है, पहले जगत को हम लेते हैं। पहला जगत है मोनेरा। आपने मोनेरा में देखा था कि मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक वाले कोशिकाएं आते हैं। तो मोनेरा में सभी जीवाणु आते हैं। बताया गया है मोनेरा के अंतर्गत सभी जीवाणु को मोनेरा में रखा गया है। जीवाणु संख्या में अधिक तथा सभी प्रकार की आवासों में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के सभी स्थानों पर पाए जाएंगे। जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटते हैं। कैसे आकार होता है, उस आकार के आधार पर पहला होता है गोलाकार जीवाणुओं को। जो गोलाकार जीवाणु होंगे उनको कहेंगे कोकस। दूसरा है घड़ाकार जीवाणु होंगे, उस घड़ाकार जीवाणु को हम कहेंगे बैसिलस कहेंगे। फिर है सर्पिलाकार जीवाणु। सर्पिलाकार जीवाणु को हम स्पाइरलम कहेंगे। फिर चौथा होता है कीपाकार जीवाणु, और कीपाकार जीवाणु को त्रिवियम कहते हैं। ये था आकार के आधार पर जीवाणु कैसे होते हैं। फिर देखते हैं मोनेरा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं मोनेरा में। तो पहला लक्षण मोनेरा के होंगे, मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है। आपने पहले देखा था कि मोनेरा को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रखा गया है। दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तीसरा होता है इनका पोषण कैसा होता है। इनका पोषण, जो प्रमुख पोषण होता है, वो प्रमुख पोषण अवशोषी होता है, लेकिन कुछ समूह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और रसायन संश्लेषण भी करते हैं। इनमें जो चलन होता है ये अचल आयन होते हैं, ये चलते नहीं, लेकिन कुछ में फ्लैजेलिन प्रोटीन की बीटिंग अथवा ग्लाइडिंग द्वारा भी गति करते हैं। ये था इनके लक्षण। अब जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूबैक्टीरिया, दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा होता है आर्कीबैक्टीरिया, चौथा होता है रसायन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले मैंने इसको नोट नहीं किया, आप ध्यान से पढ़ना और नोट बनाना कि यूबैक्टीरिया किसे कहते हैं, यूबैक्टीरिया क्या होता है। ध्यान से सुनिए और इसको नोट भी करना है। नोट करना, ये हमने अपनी बुक कॉपी में नोट नहीं किया है। यूबैक्टीरिया क्या है, इन्हें वास्तविक जीवाणु कहते हैं। जो जीवाणु है ये उसको वास्तविक जीवाणु कहते हैं। इसमें कठोर कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती हैं, ये कठोर पाई जाती है, कठोर होती है। और पक्षमाभ पाए जाते हैं, पीछे इनमें पक्षमाभ पाए जाते हैं गत करने के लिए, पक्षमाभ होते हैं। यह था यूबैक्टीरिया। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए,
तथा उनका पोषण करें। इसको हम कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए बताएंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय तंतुमय होते हैं और ये जैलीनुमा आवरण से ढके हुए होते हैं। जैलीनुमा आवरण से ढके होते हैं। और कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? या प्रदूषित जल में पाए जाते हैं। जो प्रदूषित जल होता है उसमें ये ज़्यादा अपना विकास करते हैं, फलते फूलते हैं। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया, इसको हिंदी में आदि बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जीवाणु ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां अन्य जात नहीं पनप सकते। उस स्थान पर रहते हैं जहां पर अन्य जात नहीं पनप सकते हैं, जैसे गर्म झरने, अत्यधिक लवणीय जल आदि में। तो ये था जीवाणु के प्रकार। इसमें आपने जाना यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया। इसी के अंतर्गत एक जीव और आता है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। जो ये कोशिका भित्त मैंने बताया था, ये कोशिका भित्त इसमें नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटे सजीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। जहां ऑक्सीजन न हो वहां भी ये जीवित रहेंगे। ये पादपों व जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ये बहुत सारे रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये था मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के लक्षण आपने देखा। उसके अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। और नेक्स्ट जगत है प्रोटिस्टा जगत। आप प्रोटिस्टा जगत के बारे में आगे बताते हैं। प्रोटिस्टा जगत सेकंड जगत है। प्रोटिस्टा जगत, इसके क्या लक्षण होते हैं? पहला लक्षण आपको हम बता रहे हैं, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक संयोग रखा गया। पहले मैं बताया गया कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोटिस्टा के अंतर्गत पादप में भी यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई में भी यूकैरियोटिक होते हैं, जंतु में भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है। लेकिन कैसे? केवल एक कोशिकीय, जो एक कोशिकीय होंगे उन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को रखेंगे। ध्यान रखना है, एक कोशिकीय जीव वालों को। दूसरा है, इसमें प्रकाश व अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के सजीवों रखा है। जो प्रकाश संश्लेषण करते हो और जो प्रकाश संश्लेषण न करते हो, दोनों प्रकार के जीव उसमें आते हैं। तीसरा है, इसमें सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जो कोशिकांग होंगे, आपने सेल पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे, यहाँ भी इस भी क्लास में 9th में पढ़ा होगा। कोशिकांग, जो कोशिकांग होते हैं वो सुसंगठित केंद्र और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। पोषण कैसे होता है? इसमें स्वपोषण व परपोषण दोनों होता है। स्वपोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हीं का पोषण करते हो, उनको कहते हैं स्वपोषण। परपोषण, जो दूसरे जीवों पर निर्भर करके होकर के अपना जीवन यापन करते हो, अपना पोषण प्राप्त करते हो, अपना भोजन प्राप्त करते हो, उनको परपोषण कहते हैं। अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या है? ये जीव स्वच्छ जल व लवणीय पर्यावरण दोनों पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी और लवणीय जल में भी, दोनों में पाए जाएंगे। इस समूह में डायटम तथा सुनहरे शैवाल होते हैं। डायटम और सुनहरे शैवाल को इसमें रखा गया है। डायटम में दोहरी सिलिका में भित्त पाए जाते हैं, जिससे कि ये नष्ट नहीं होते हैं। जो डायटम होता है, डायटम में दोहरी झिल्ली युक्त भित्त होती है, जिससे कि ये नष्ट नहीं होते। इसी कारण ये नष्ट नहीं होते।
तथा मृत डायटम बड़ी संख्या में भित्ति अवशेष छोड़ते हैं, जो डायटम मृदा बदल जाती है, डायटमी मृदा बदल जाती है। ध्यान रखना, जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके भित्ति के द्वारा मिट्टी में जब मिलते हैं तो उस मृदा को कहते हैं डायटमी मृदा। कैसे होती है डायटमी मृदा? ये कड़मय होने के कारण कड़काकार हो जाते हैं। इस मृदा का उपयोग पालिश करने तथा तेलों व सिरप के निस्पंदन में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना। दूसरा होता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या है? यह मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल वर्णक दिखाई देते हैं। इनमें पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल वर्णक दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें 2 कसाब पाए जाते हैं, जिनमें 2 कसाब पाए जाते हैं, जिनमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप में खांच में स्थित होता है। इस खांच पाई जाती है, इसी खांच में पाए जाते हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट में विस्फोट से समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। विस्फोट करते हैं, लाल रंग छोड़ते हैं, जिससे जल लाल रंग का हो जाता है, जिससे निकलने वाले विष से बड़ी संख्या में मछलियों अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, मार देते हैं। विष होता है विस्फोट का। इसका उदाहरण होता है गोनियोलैक्स। नेक्स्ट है यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? ये स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। साफ जल में, जो जल बहता ना हो, स्थिर जल हो, उसमें पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल होती है। ये कोशिका भित्ति नहीं जाती है, ये इसको कहते हैं पेलिकल, जो प्रोटीन की बनी होती है। इसमें पेलिकल होते हैं जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। पेलिकल के कारण ये लचीले होते हैं। इसमें एक छोटा और एक बड़ा 2 कसाब होते हैं, 2 कसाब होते हैं। जिससे डायनोफ्लैजिलेट में था, इससे इसमें भी 2 कसाब होते हैं। इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं और हरित लवक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका उदाहरण होता है, इसको उदाहरण में बता सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिनाइट का उदाहरण है यूग्लिना, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अवपंक। ये क्या होते हैं? ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ी गली पत्तियों, टहनियों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अनुकूल समय में समूह व प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं और जनन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ जीव परपोषी होते हैं, जो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। परपोषी होते हैं, इनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। ये प्रोटोजोआ को उनके गति के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबा आपको पहले मैंने बताया था, अमीबा होता है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या है? यह स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। कूट पादों की सहायता से कूटपाद निकल आते हैं। इसे कूटपादों की सहायता से ये गमन करते हैं और शिकार करते हैं। इसी के द्वारा ये जल में तैरते हैं।
कभी कभी कोई भोज्य पदार्थ आता है तो ये कूट पादों से इसको घेर लेते हैं और ये भोजन इसके अंदर चला जाता है और शोषण कर लिया जाता है। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। दूसरा होता है कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ क्या है? ये स्वतंत्र या परजीवी होते हैं। इनमें गत करने के कसाब पाए जाते हैं। गत करने के लिए इसमें कसाब पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं ये निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना है, निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। इनका उदाहरण है टिपैनोसीमा। टिपैनोसीमा इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ क्या है? ये जल में बहुत तीव्र गत करने वाले जीव होते हैं। इनकी शरीर पर हजारों संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इससे रोए निकले हुए होते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये गति व भोजन प्राप्त करते हैं। खूब तेज से चलते हैं, उन्हीं के द्वारा भोजन को भी पकड़ते हैं। जैसे पैरामीशियम, जैसे पैरामीशियम, इस तरह से पैरामीशियम होता है। इसमें बहुत सारे कसाब पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा ये चलते हैं। बहुत सारे कसाब पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। बात प्रोटिस्टा चल रही है। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है? ये संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं। संक्रमण क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, संक्रमण जिसे कहते हैं। इनमें गमन के लिए कोई अक्ष नहीं होते हैं, गमन के लिए। ये अपना जीवन चक्र कम से कम 2 परपोषियों में पूरा करते हैं। एक परपोषी से लेंगे, फिर दूसरे परपोषी पहुंच करके वहां से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये भी रोगजनक होते हैं। इसका उदाहरण होता है जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी जो होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट जगत है, तीसरा जगत है कवक, फंजाई जगत। इसके लक्षण क्या होते हैं? कवक में पढ़हरिम का भाव होता है, पढ़हरिम नहीं पाया जाएगा। इनकी कोशिका सेल्यूलोज व काइटिन की बनी होती है। इनका पूरा शरीर सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होगी। कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। जो इसमें तंतुएं होती हैं, इससे तंतुएं आपस में मिलकर जाल का निर्माण करते हैं। इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु कहेंगे, से बना होता है। इसको हम कहते हैं कवक तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है, इनका शरीर धागे समान संरचनाओं से बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। हो गया। पोषण के आधार पर परजीवी मृतोपजीवी होते हैं। दूसरे जीवों पर, जो मरे जीव होते हैं, उन पर ये अपना निवास करके भोजन व्यापन करते हैं। इनमें जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु बनते हैं, उन बीजाणुओं के द्वारा ये जनन की क्रिया करते हैं। कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के अंतर्गत बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। ये कोशिकाएं टूटती हैं, ये बीजाणु बाहर निकलते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर के वहां पर उगाते हैं। इस प्रकार के इनका जीवन चलता रहता है। कवक जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फाइकोमास्टिस। फाइकोमास्टिस क्या है? इनका जो आवास होता है ये जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ियों, नम तथा सीलन वाले स्थानों
अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, इनका कवक जाल पर्ण रहित तथा बहुकेंद्रकीय होता है। इनमें जो जनन होगा वो अलैंगिक जनन होगा, जो बीजाणुओं द्वारा होगा, मैंने पहले बताया। नेक्स्ट है, दो युग्मक आपस में मिलकर के युग्माणु बनाते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है म्यूकस, राइजोपस इनका उदाहरण है। नेक्स्ट होता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या है? एस्कोमाइसिटीज को हम थैली कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली कवक कहते हैं। आवास इनका कैसा होता है? इनकी अधिकांश सदस्य स्थलीय किंतु कुछ सदस्य जलीय होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मृतोपजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं। इसमें केवल ईस्ट को छोड़कर सभी सदस्य बहुकोशिकीय जाल बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इनका कवक जाल खड़ युक्त होता है, खड़भुजाकार होता है इनका। इनमें जनन कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अंतर्गत इनका उदाहरण होता है ईस्ट पेनिसिलियम एस्पारजिलस। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में देखिए आप, इस वर्ग के कवक मिट्टी में, लट्ठों पर तथा वृक्ष के ठूंठों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, ये कायिक जाल शाखित तथा प्रयुक्त होता है। जनन कैसा होता है? इसमें कायिक जनन होता है, खंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। इसका उदाहरण है एगारिकस पाक्सिनिया। एगारिकस पाक्सिनिया। एगारिकस, दूसरा है पाक्सिनिया। नेक्स्ट है ड्यूटोरोमाइसिटीज। चौथा है ड्यूटोरोमाइसिटीज। इसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इन कवकों की केवल कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, केवल कायिक प्रावस्था ज्ञात है इसकी। इसमें जनन कोनिडिया बीजाणुओं द्वारा होता है। इसके उदाहरण होते हैं ट्राइकोडर्मा, इसका उदाहरण है। तीन जगत पूरे हो गए। नेक्स्ट जगत है पादप जगत। पादप जगत के लक्षण सुन लीजिए। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादपों को रखा गया है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादपों को रखा गया है। दूसरा नंबर है, इनमें पर्णहरित पाया जाता है, जो होंगे वो पर्णहरित होंगे। तीसरा नंबर है, कुछ सदस्य कीट, पक्षी, परजीवी और विषम पोषी भी रखे गए हैं, जैसे अमरबेल परजीवी दूसरे पौधों पर उगते हैं, परजीवी होते हैं। कीट भक्षी कुछ होते हैं, जैसे घड़पड़ी, वो कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होंगी वो सेलुलोज की बनी होंगी।
पादप, नेक्स्ट नंबर है पादप का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में होते हैं, बने हुए होते हैं। इनमें जनन कैसा होता है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाए जाते हैं। यह था पादप जगत। नेक्स्ट जगत है जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम का लक्षण क्या होते हैं इसमें सुन लीजिए। पहला, थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस लेसन को इसी वीडियो में समाप्त करना है और आप लोग समझते रहें। जंतु जगत के अंतर्गत क्या है? इस जगत के जीव विषमपोषी, बहुकोषीय, यूकोरियोटिक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होंगे। नेक्स्ट है, इनमें भोजन का संचयन ग्लाइकोजन या वसा के रूप में होता है। इनमें वृद्ध जनन व मानसिक विकास होता है। जनन, लैंगिक जनन इसमें पाए जाते हैं। यह था जंतु जगत। आप पांचों जगत पूरे हो गए। अब कुछ चीजें और हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बता रहे हैं, जिसमें पहला है विषाण। विषाण के बारे में समझ लीजिए। विषाण क्या है? विषाण शब्द जो वायरस शब्द है ये लैटिन भाषा से बना है। वायरस बना है, वायरस बना है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है तरल विष। तरल विष, जिसका अर्थ होता है तरल विष होता है। अब वायरस की खोज किसने की थी? एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डी इवानोव्स्की। डी इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1892 ईस्वी में की थी। 1892 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और कहाँ इसकी खोज की थी? तंबाकू में एक रोग लगा था, मोजेक रोग लगा था, उसी में इन्होंने देखा था। उसी में इन्होंने देखा था। सन 1835 ईस्वी में स्टेनली ने 1835 ईस्वी में स्टेनली ने सबसे पहले इसको वायरस को क्रिस्टलीय रूप में खोज किया था। इसके लक्षण क्या होते हैं आप लोग सुन लीजिए। ये जो वायरस होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान देना। इसमें एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। ये बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। इनका जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ये था वायरस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट जानकारी विरोइड, ये ज्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। विरोइड की खोज सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में डायरनर ने की थी। किसने की थी? डायरनर ने की थी। 1971 ईस्वी में डायरनर ने की थी। ये विरोइड क्या है? ये अति सूक्ष्म एक रज्जुकी आरएनए वाले परजीवी होते हैं। ये अति सूक्ष्म एक रज्जुकी आरएनए वाले परजीवी होते हैं। विरोइड आरएनए कम आणविक भार वाले होते हैं। कम आणविक भार वाले होते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन। समझ लीजिए लाइकेन क्या होता है। शैवाल व कवक परस्पर मिलकर शैवाल और कवक
परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, अर्थात दोनों में परस्पर सहवास पाया जाता है। लाइकेन को सहजीवन कह सकते हैं, मतलब सहजीवन का ये एक उत्तम उदाहरण होता है। जो लाइकेन होते हैं ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, ये प्रदूषण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी व कवक परपोषी होते हैं। शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि कवक शैवाल को जल व खनिज लवण उपलब्ध कराता है। ये था वर्गीकरण, आपने पढ़ लिया, समझ लिया होगा। आप लोग नोट्स बनाइए, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के पुनः फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।